वेलकम स्टूडेंट्स टू एआर फिजिक्स। आज मैग्नेटिज्म की इस क्लास को हम लास्ट में लेकर के चलते हैं, जो हमारे टॉपिक है हिस्टेरेसिस एंड हिस्टेरेसिस कर्व। क्या होता है बच्चे हिस्टेरेसिस और हिस्टेरेसिस कर्व? तो हम यहाँ सबसे पहले प्लॉट करते हैं ग्राफ बिटवीन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन M, या फिर हम ले सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मीन्स मैग्नेटिक इंडक्शन B। सपोज एक्स एक्सिस पर हम ले लेते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H और वाई एक्सिस पर हम ले लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन M और हम ले सकते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन B, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B। यहाँ ये ग्राफ हमें किसके लिए प्लॉट करना है? फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब हमने क्या किया, हमारे पास है एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इनिशियली इसमें कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। रखा नॉर्थ पोल साउथ पोल, हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया विद हेल्प ऑफ ए सपोज इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि हमें क्या करना है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो से आगे तक वेरी करना है, फिर उसकी डायरेक्शन भी चेंज करनी है। हमें एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अगर हम परमानेंट मैग्नेट यूज करें तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, उसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते, डिक्रीज नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पर क्या लेंगे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लेंगे, जिससे कि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज भी कर सके और डिक्रीज भी कर सके। तो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा अपना फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को जीरो से आगे की तरफ को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या फ्लक्स डेंसिटी भी मैग्नेटिक मेटल की इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट क्लास में हमने कहा था कि फेरोमैग्नेटिक मेटल्स में डोमेन्स होते हैं। जब हम वीक मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो डोमेन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। जिस डोमेन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, इसकी बाउंड्री इंक्रीज हो जाती है और वहाँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंक्रीज होने लगता है। और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो सारे डोमेन्स रोटेट होकर के फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे तो हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स B भी H के साथ साथ इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से जाता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जाने के बाद क्या होगा, जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो जाएगा तो सारे डोमेन्स ड्यू टू द रोटेशन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाएंगे। उसके बाद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को आप कितना भी इंक्रीज क्यों ना कर लीजिए, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज नहीं होगा। तो ये पोजीशन ए आपकी कहलाएगी सैचुरेशन पोजीशन। अब स्टूडेंट क्या करें, अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वापस रिमूव करना चाहें, आपने किसी वैल्यू तक इसको इंक्रीज कर दिया, फिर आप इसको वापस क्या करना चाहते हो, डिक्रीज करना चाहते हो, तो क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के केस में ये मटेरियल AO ग्राफ को रिट्रेस नहीं करेंगे। अगर ये होता हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस तो उसका मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाता आफ्टर द रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन बच्चे यहाँ क्या होगा, आप जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ से रिमूव करना चाहते हो तो ये मैग्नेटाइजेशन फिर से AO ग्राफ के अकॉर्डिंग जीरो नहीं होता। जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करते रहते हो तो ये किसी दूसरे पाथ को फॉलो करता है और सपोज यहाँ आ जाता है B पॉइंट। सपोज मैं इसको ले लेता हूँ PR, मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रिटेन इट्स सम मैग्नेटाइजेशन। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करने के बाद भी मटेरियल में कुछ मैग्नेटाइजेशन बचा रह जाता है, जिसको हम कहते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म और रिमेनेंस और मोस्ट कॉमनली नोन रिटेंटिविटी। रिटेन से बना है मीन्स मटेरियल ने अपने अंदर कितने मैग्नेटिक फील्ड को, कितने मैग्नेटाइजेशन को रिटेन करके रखा है। तो हम रिटेंटिविटी को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सम रेसिडुअल magnetism remains in ferromagnetic substance. This is called retentivity. अब क्या करें स्टूडेंट्स,
अब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, मीन्स अब पोल्स चेंज कर देते हैं, मीन्स डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तब क्या होगा, जैसे जैसे आप इसको नेगेटिव डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे तो ये मैग्नेटाइजेशन आपका डिक्रीज होने लगेगा और डिक्रीज होकर के ये चला जाएगा सपोज 0 सी पॉइंट। मीन्स यहाँ जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बचा हुआ था मेटल के पास, उसको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ा। दिस नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड कोर्सिविटी। तो यहाँ एक डेफिनेशन हमारी बन जाती है कोर्सिविटी। Coercivity is defined as the negative magnetic field which is applied to a ferromagnetic substance to reduce its residual magnetism to 0। एक वो नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड जिसको अप्लाई करने से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का रेसिडुअल मैग्नेटिज्म 0 हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसको नेगेटिव डायरेक्शन में फिर से और इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या हो गया था बच्चे, जब हमने इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिया था तो सारे डोमेन्स फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए थे। जब आप इसको वापस ला रहे हो तो यहाँ सी पॉइंट पर जाने के बाद सारे के सारे डोमेन्स रेंडमाइज हो गए हैं, जिससे कि उनका नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 0 हो गया। अब जब आपने फील्ड की डायरेक्शन चेंज करती है, पहले आपकी फील्ड की डायरेक्शन ये थी, अब आपकी फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो डोमेन्स पर जब अब जो टॉर्क लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो सारे डोमेन्स इसी डायरेक्शन में अलाइन होने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ अलाइनमेंट होने लगेगा, मैग्नेटाइजेशन होने लगेगा इस डायरेक्शन में, और यहाँ भी क्या होगा, एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पर जाने के बाद मैग्नेटाइजेशन सैचुरेशन तक चला जाएगा और उसके बाद इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। फिर से आप क्या करें, सैचुरेशन आ गया, अब मैग्नेटिक फील्ड और आगे अपना पॉजिटिव में बढ़ा दीजिए आगे की तरफ, तो ये ग्राफ फिर से आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगा और ये वापस जाकर के आपको यहाँ मिलेगा। तो दिस लूप इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लूप और हिस्टेरेसिस कर्व। और स्टूडेंट आप यहाँ क्या देख रहे हो, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा है, जो मटेरियल के अंदर जनरेट हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जनरेट हो रही है, मैग्नेटिक इंडक्शन, बी को हम मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोल सकते हैं। तो जैसे जैसे हम एच को इंक्रीज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक इंडक्शन बी भी इंक्रीज हो रहा है, और फिर एच को हम और ज़्यादा इंक्रीज करते तो बी और ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता, वो वहीं पर कॉन्स्टेंट हो जाता है। फिर जब आप एच को वापस लेकर के चलते हो तो आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो 0 हो जाता है, लेकिन आपका मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 0 नहीं होती, और कंटिन्यूसली इस पूरे ग्राफ में ऐसा ही रहता है। दैट मीन्स मैग्नेटिक इंडक्शन भी लैग्स बिहाइंड एवरी टाइम देन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। दिस लैगिंग ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। हर टाइम जब भी आप इस कर्व को प्लॉट कर रहे हैं तो हर एक किसी भी पॉइंट पर आप देख लीजिए, तो जो हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटाइजेशन है वो एच से पीछे रह जाता है। तो दिस लैगिंग बिहाइंड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। तो यहाँ हमारी दो डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी। रिटेंटिविटी को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम ए ferromagnetic substance, a residual magnetism remains in the material. This residual magnetism is called retentivity or denoted by from graph OBR. दूसरी डेफिनेशन हमारी बनती है कोर्सिविटी। कोर्सिविटी को हम फिर से डिफाइन कर देते हैं, a negative magnetic field which is applied to a ferromagnetic substance to reduce its residual magnetism to 0 is called coercivity. From figure it is denoted by C. अब इस ग्राफ से हम क्या ले सकते हैं, क्या इस ग्राफ से हम सिग्निफाई कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व।
क्या होगा स्टूडेंट, देखिए जरा, हमने ग्राफ प्लॉट किया है H वर्सेस B, और जब हम चेक करते हैं B इंटू एच, यूनिट ऑफ B इंटू एच, दैट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये यूनिट आती है किसकी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और देखिए स्टूडेंट्स क्या हो रहा है यहाँ, इस मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस में जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो तो सारे डोमेन्स रोटेट होकर के फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं। जब आप रिवर्स डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं तो डोमेन्स वहाँ से घूम करके अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, सारे डोमेन्स एक दूसरे के साथ, सारे एटम्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, फ्रिक्शन हो रहा है। तो इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस हो रही है। दैट मीन्स in the process of magnetization and demagnetization, a lot of heat is lost in the form of heat. That means B into H, that means area of BH loop, area of a hysteresis loop denotes the loss of energy per unit volume of a ferromagnetic substance. और क्या सिग्निफिकेंस मिल रहा है हमें BH लूप से, हिस्टेरेसिस लूप से, द एरिया ऑफ ए BH लूप, द एरिया ऑफ ए हिस्टेरेसिस लूप गिव्स अस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम व्हिच इज लॉस्ट बाय ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इन द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। अब स्टूडेंट्स हमने डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक तीनों टाइप के मेटल्स पढ़े हैं। एक 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है हमारे एग्जाम में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, हमें फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए कुछ वैल्यूज डिफाइन करनी है, जैसे रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी फॉर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड। रिलेटिव परमेबिलिटी मींस रेशो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और ससेप्टिबिलिटी हमने डिफाइन किया था मैग्नेटाइजेशन M अपॉन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H। अब इन दोनों की वैल्यूज हमें देखनी है क्या क्या होगी। For a diamagnetic material, susceptibility is always negative because a diamagnetic material magnetized in the external magnetic field opposite to the direction of magnetic field. Opposite direction में magnetize होता है तो यहाँ माइनस साइन आ रहा है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होते हैं तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, लो वैल्यू। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का मैग्नेटाइजेशन भी बहुत ज़्यादा होता है तो पॉजिटिव तो वैल्यू रहेगी लेकिन बहुत बड़ी वैल्यू रहेगी। अब बात करते हैं म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी डायमैग्नेटिक मेटल्स के लिए होती है 0 to 1 के बीच, मीन्स लेस देन 1। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए म्यू आर की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1। फेरोमैग्नेटिक मेटल्स के लिए होती है वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो ये कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन में, एक बार जैसे मैं कहूँ कि एक बार क्वेश्चन में आया था 0.0025 फॉर ए मैग्नेटिक मटेरियल ससेप्टिबिलिटी इज गिवन एज -0.025। तो इसे हमें रिकॉग्नाइज करना है कि किस टाइप का मटेरियल होगा, केवल ये बताना था कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक होगा। तो नेगेटिव है, नेगेटिव आती तो हम पहचान कर सकते हैं कि ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। अगर यहाँ नेगेटिव साइन ना होगा कि केवल प्लस साइन होता तो ये क्या हो जाता, पैरामैग्नेटिक होता। अगर हाँ ये वैल्यू इतनी होती 250 होती, पॉजिटिव भी है लेकिन लार्ज वैल्यू है, तो ये हमारा क्या बनता, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।